जय श्री कृष्ण सभी को। जय श्री कृष्ण मैम। स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को मेरा? यस हेलो, मैम। ठीक है। हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम स्टार्ट कर रहे थे। पहले जो पढ़ा सैटरडे संडे, उसमें किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है? चलिए, नहीं है डाउट तो विल स्टार्ट। मेजर हार्मोन प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दो तरह के ग्लैंड्स हैं, जो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देख लिया था एंडोक्राइनल सिस्टम में। सॉरी। एंडोक्राइनल सिस्टम में हमने उसका इंट्रोडक्शन देखा, फंक्शंस देखा एंडोक्राइन एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का। टाइप्स देखे हमने ग्लैंड्स में, किन किन क्लासिफिकेशन की बेसिस पे होता है। फंक्शंस देख लिए। अब हम देखेंगे मेजर हार्मोन प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स। तो मेजर हार्मोन प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले तो हाइपोथैलेमस, यहाँ पे है ब्रेन में। पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच, वैसोप्रेसिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है। थायराइड ग्लैंड, थाइमस, किडनी, रेनिन, पेंक्रियाज, ओवरी इन फीमेल्स, टेस्टिस इन मेल्स, और एड्रिनल ग्लैंड, और प्लस पीनियल ग्लैंड एज वेल। तो ये सब हमारे ग्लैंड्स हैं जो कि हार्मोन सिक्रीट करते हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हाइपोथैलेमस सब। एक एक ग्लैंड अब हम पर्टिकुलरली देखेंगे और उनके हार्मोन्स देखेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले आएगा हाइपोथैलेमस ग्लैंड। हाइपोथैलेमस इज लोकेटेड ऑन द बेस ऑफ द ब्रेन, जस्ट बिलो द थैलेमस एंड अबव द पिट्यूटरी ग्लैंड। यानी जो हमारा थैलेमस है और पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर होता है। इट कनेक्टेड टू लिंक बाय स्टॉक, मतलब आपस में कनेक्टेड होते हैं ये। जैसे यहाँ पे ये दिया है ना हाइपोथैलेमस, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये इसकी इधर ऊपर साइड में। इट लिंक्स द नर्वस सिस्टम विद द एंडोक्राइन सिस्टम। हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड है, वो नर्वस सिस्टम को एंडोक्राइन सिस्टम से लिंक करता है, यानी जोड़ता है। बाय कन्वर्टिंग सिग्नल्स फ्रॉम द ब्रेन इनटू हार्मोनल मैसेजेस। कैसे जोड़ेगा? अब वो ऐसा तो है नहीं कि उनसे कोई वायर कनेक्टेड है, नो, देयर इज नथिंग वायर एंड ऑल। बल्कि वो ऐसे जोड़ रहा है नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम को कि वो उनके जो सिग्नल्स हैं, यानी जो भी हमारे नर्व्स रिसेप्टर्स को, हमारे जो न्यूरॉन्स को जो सिग्नल्स मिल रहे हैं, उसके बेसिस पे वो हॉर्मोन्स प्रोड्यूस कर रहा है। हमारे जो ब्रेन को जो सिग्नल्स मिल रहे हैं, हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स हमें जो सिग्नल्स दे रहे हैं, उसकी बेसिस पे वो जो हार्मोनल मैसेजेस भेजेगा, हॉर्मोन्स रिलीज करेगा, उसकी बेसिस पे वो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम को लिंक करता है, ठीक है? इसके बाद द हाइपोथैलेमस इज अ हाईली इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन, containing multiple regions with very specific functions। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ये ब्रेन का, बहुत सारे मल्टीपल रीजंस इसमें हैं। स्पेसिफिक फंक्शंस इन ह्यूमंस, इट इज रफली द साइज ऑफ अ पी, मटर के साइज का होता है। कंसल्टिंग कंस्टिट्यूटिंग लेस देन 1% ऑफ द ब्रेन मास। स्टिल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ ब्रेन मास का 1% ही उसने दिया हुआ है। इट रिस्पॉन्ड्स टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टिमुलाई। ऑब्वियसली वो पी साइज का है तो 1% ही लेगा। सो इट रिस्पॉन्ड्स टू इंटरनल एक्सटर्नल स्टिमुलाई इंक्लूडिंग बॉडी टेम्परेचर, हंगर फीलिंग्स ऑफ फुलनेस आफ्टर ईटिंग, ब्लड प्रेशर, हार्मोनल लेवल्स इन सर्कुलेशन। अब ये इंटरनल एक्सटर्नल स्टिमुलाई को कैसे रिस्पॉन्स करता है? बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, अगर हमें ठंड लग रही है तो हमारी बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करता है। हमें भूख लग रही है तो मैसेजेस भेजता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को, है ना? फीलिंग ऑफ फुलनेस आ गई कि अब हम नहीं खा सकते, बस अब हमारा फुल हो गया। ब्लड प्रेशर अगर ऊपर नीचे हो रहा है, हार्मोन्स लेवल अगर ऊपर नीचे हो रहे हैं सर्कुलेशन के टाइम पे, तो इस तरह से इंटरनल एक्सटर्नल दोनों ही स्टिमुलाइज को ये रिस्पॉन्स करवाता है हार्मोन सिक्रीट करके। हाइपोथैलेमस जो भी मतलब उसको भी कवर अप करता है, उसको भी स्ट्रेस अलाउट करता है। कौन
कैसे करेगा स्ट्रेस रिस्पॉन्स को? बायोलॉजिकल क्लॉक, हम कब सो रहे हैं, कब उठ रहे हैं, ये सारी चीजें मेलेटोनिन सिक्रीशन के ऊपर डिपेंड करती हैं, ठीक है, जो पीनियल ग्लैंड से रिलीज होता है। कॉर्टिसोल जो स्ट्रेस हार्मोन है, जो कि 2400 घंटे की साइकिल होती है उसकी। कभी भी हमें स्ट्रेस हो जाता है, किसी भी छोटी छोटी सी चीज से हमें स्ट्रेस स्टार्ट हो गया, ठीक है। कोऑर्डिनेट करेक्टिव टू बॉडी, हाइपोथैलेमस क्या करता है, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर उसके पास आती है, उसको फिर वो कोऑर्डिनेट कैसे करता है अपने रिस्पॉन्सेज के थ्रू। जो भी उसने हार्मोन सिक्रीट करना है, जिन भी चीजों को उसने सिक्रीट करना है बैलेंस करने के लिए, प्रॉपर फंक्शनिंग बैलेंस करने के लिए, उस चीज के लिए, ठीक है। फिर आता है हाइपोथैलेमिक हार्मोन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन्स। हाइपोथैलेमस हैज टू मेन ग्रुप्स ऑफ न्यूरॉन्स, दो होते हैं जो कि हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं। एक होता है न्यूरॉन्स दैट रिलीज हार्मोन्स इनटू द पोस्टीरियर पिट्यूटरी वाया द पिट्यूटरी स्टॉक। स्टॉक मतलब एक जोड़ टाइप का होता है, उसको बोलेंगे। न्यूरॉन्स दैट रिलीज हार्मोन्स इनटू द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पिट्यूटरी स्टॉक के थ्रू पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से न्यूरॉन्स जो हार्मोन्स रिलीज करते हैं, एक वो। दूसरा द न्यूरॉन्स दैट प्रोड्यूस रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन, जो रिलीज भी करेंगे और बढ़ावा भी देंगे उसको। तो न्यूरॉन्स जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकल रहे हैं वो है एंटी डायरेटिक हार्मोन यानी एडीएच, जो कि वाटर के रीअब्जॉर्प्शन किडनीज में करवाता है, क्योंकि एडीएच यानी एड्रिनल ग्लैंड वहां पे है, तो एडीएच हार्मोन वहां पे निकलेगा, एंटी डायरेटिक हार्मोन, जो कि वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को प्रमोट करेगा किडनीज में। फिर आएगा ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो है वो यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन यानी चाइल्ड बर्थ के टाइम पे यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन में और ब्रेस्ट फीडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि बच्चा मतलब जब होने वाला होगा तो हमारा जो यूट्रस का जो कॉन्ट्रेक्शन है वो कितना पावरफुल होगा, दैट डिपेंड्स ऑन ऑक्सीटोसिन, ठीक है। प्लस ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे भी तो ऑक्सीटोसिन का इंपॉर्टेंट रोल होता है, डिलीवरी के टाइम बाद भी और प्रेगनेंसी के टाइम, मतलब डिलीवरी के टाइम पे भी। तो ऑक्सीटोसिन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर दिस यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शंस, यानी सीधा सीधा हार्मोन से उसका कनेक्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूरॉन्स दैट प्रोड्यूस रिलीज, जो प्रोड्यूस रिलीज भी कर रहे हैं एंड प्रोड्यूस भी कर रहे हैं हार्मोन्स को, which travel to the anterior pituitary through a network of blood vessels in the pituitary stalk। यानी जो anterior pituitary, अब वो posterior pituitary से कर रही थी या anterior pituitary से कर रहे हैं, जो कि blood vessels के थ्रू नेटवर्क को रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। ये हार्मोन्स जो क्या करते हैं, ये एंटीरियर पिट्यूटरी प्रोडक्शन जो होता है हार्मोन्स का, उसको कंट्रोल करते हैं। यानी एंटीरियर वाले जो हैं वो हार्मोन्स का जो प्रोडक्शन है उसको मतलब जो एंटीरियर पिट्यूटरी कंट्रोल करेंगे हार्मोन्स को। वो कौन कौन से होंगे? थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल कॉर्टेक्स, ग्रोथ हार्मोन प्रोडक्शन जो कि ग्रोथ के को बढ़ावा देता है हमारी बॉडी में। अगर ग्रोथ हार्मोन प्रोडक्शन नहीं होता अच्छे से, जीएच हार्मोन अच्छे से नहीं निकलता है, हमारी बॉडी में प्रॉपर ग्रोथ नहीं होती है। और प्रोलैक्टिन जो कि मिल्क प्रोडक्शन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। की हार्मोन्स जो कि हाइपोथैलेमस से निकलते हैं वो है कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सीआरएच, डोपामिन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जीएचआरएच, सोमेटोस्टेटिन, ठीक है, एंड गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जीएनआरएच। अब यहाँ तक किसी को कोई डाउट हाइपोथैलेमस में? मैं पिट्यूटरी ग्लैंड स्टार्ट करूं? मैम ये पिट्यूटरी ग्लैंड से टीएसएच हार्मोन, क्या? हेलो हाँ हाँ, मैम, पिट्यूटरी ग्लैंड से टीएसएच हार्मोन मतलब सिक्रेशन होता है ना? हाइपोथैलेमस का बताया ना मैंने आपको अभी फिलहाल। नहीं, उससे भी होता है लेकिन हाइपोथैलेमस उसको रिलीज करने में हेल्प कर रहा है। अच्छा, और मैम पिट्यूटरी ग्लैंड में एफएसएच है कि वो कौन सा हार्मोन है? कौन सा? पिट्यूटरी ग्लैंड से जो एफएसएच बोल के एक हार्मोन एफएसएच, रिलीज होता फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। है। मैम फिर से बोलिए, आपका वॉइस ठीक से मुझे एक्चुअली सुनाई नहीं दे रहा है। हार्मोन, फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एफएसएच। अभी आ रही मेरी आवाज? हेलो? यस मैम, यू नहीं, आर मुझे ऑडिबल। आपसे आवाज नहीं आ रहा। मैं ना फिर से लेफ्ट होके रिजॉइन कर रही हूँ ना। एक बार रीजॉइन करो। मैम आपका आवाज बिल्कुल क्लियर है। आई थिंक लीटू जी के यहाँ नेटवर्क इशू है। हाँ, थोड़ा सा नेटवर्क इशू होगा, वो रीजॉइन कर लेंगे तो फिर।
लितू आवाज क्लियर है अब मेरा? हेलो रितु। निश्चित आवाज नहीं जा रही है मेरी। मैम ठीक है अभी। अभी ठीक है? ठीक है। हाँ, मैं बोल रही थी एफएसएच का फुल फॉर्म है फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब हम पिट्यूटरी ग्लैंड स्टार्ट करेंगे, उसमें हम लोग डीपली सारी चीजें पढ़ेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, ये रहा उसका, छोटी सी होती है बिल्कुल। Pituitary gland is a major gland of endocrine system. It is considered a master gland because it regulates other endocrine glands. Pituitary gland होती छोटी सी है लेकिन बहुत मतलब मेजर ग्लैंड इसलिए बोला है क्योंकि वो बाकी के जो भी एंडोक्रिन ग्लैंड्स उन सबके फंक्शंस को चलाती है। ठीक है, उसका काम है कि वो सबको गवर्न करती है। उसको एक मतलब मास्टर ग्लैंड बोल सकते हैं आप उसको। ठीक है, कि वो एक ग्लैंड है जो बाकी के सारे एंडोक्रिन ग्लैंड्स को चला रही है। ठीक है, इट सिक्रेट्स हार्मोन्स into the blood stream that control nearly all bodily processes। यानी ये ब्लड स्ट्रीम से निकलती है और कौन कौन से बॉडीली प्रोसेसेस को कंट्रोल करेगी? ग्रोथ को, सेक्सुअल मेच्योरिटी, रिप्रोडक्शन। इसीलिए यहाँ पे एफएसएच का इतना इंपॉर्टेंट रोल है। एफएसएच प्रोलैक्टिन के रोल जो है वो सेक्सुअल मेच्योरिटी और रिप्रोडक्शन के टाइम के लिए होते हैं। ठीक है, बॉडी टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर एंड मेटाबॉलिज्म। Many pituitary hormones either stimulate or inhibit hormone production in other endocrine glands। बहुत सारे पिट्यूटरी हार्मोन, जैसे कि ये हमने जितने हार्मोन्स देखे, इनमें से कोई भी जो है वो क्या करेंगे? स्टिमुलेट होंगे और बाकी के जो एंडोक्रिन ग्लैंड्स हैं उनके फंक्शंस को भी हेल्प करते हैं मतलब काम करने में। ठीक है, स्ट्रक्चर देखें तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो रफली वो भी एक पी साइज की होती है। देखा जाए तो सारे ही ग्लैंड्स पी साइज के होते हैं। पी साइज की होती है, लोकेटेड एट द बेस ऑफ द ब्रेन। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस के लोअर पार्ट पे अवेलेबल है। तो ये अभी हमने ऊपर जो डायग्राम देखा था, यहाँ आप देखिए, दिस इज दी पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि एफएसएच, जीएच और वेसोप्रेसिन इन तीन चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ये बेस ऑफ द हाइपोथैलेमस पे अटैच्ड है वो। इसके बाद आएगा थायराइड ग्लैंड। तीसरी ग्लैंड है हमारी थायराइड ग्लैंड। तो इसमें एपिग्लोटिस, हाइड बोन, ये मतलब पूरा आ रहा है, लेकिन थायराइड ग्लैंड कहाँ पे? ये पूरा इतना जो पार्ट है इतने पूरे में थायराइड ग्लैंड हमारी अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पे वो सॉरी लोकेटेड है। थायराइड ग्लैंड इज अ स्मॉल बटरफ्लाई शेप ग्लैंड। बटरफ्लाई शेप आप भी समझ रहे हो, बटरफ्लाई की शेप की है। बटरफ्लाई की शेप ग्लैंड अबाउट 5 सेंटीमीटर इन साइज, लोकेटेड जस्ट बिलो द स्किन एंड एडम्स एप्पल इन द नेक। एडम्स एप्पल के बारे में कौन कौन जानता है? हमारी बॉडी में जो एडम्स एप्पल है। नो मैम नहीं जानते। ठीक है, एडम्स एप्पल होता सबकी बॉडी में है। जनरली वो मेल्स की बॉडी में ज्यादा विजिबल होता है। आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे कुछ थोड़ा सा उठा हुआ मेल्स की बॉडी में दिखता है, मतलब मेल्स के नेक में दिखता है। यस मैम, उसको किसी किसी क्या दिखता है मैं देखी हूँ। हाँ हाँ, उसको एडम्स एप्पल बोलते एडम्स हैं। एप्पल। हाँ, एडम्स एप्पल। उसके मतलब ज्यादा डेवलप होने, वो मेल्स में ज्यादा डेवलप होता है। ठीक है, क्योंकि उसकी वजह से ही मेल्स की आवाज में वो 13 साल के बाद जो हॉर्सनेस आती है, एक भारीपन आता है, वो उसी के डेवलपमेंट की वजह से आना स्टार्ट होता है। वो एक तरह का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हम बोल सकते हैं, क्योंकि वो उनकी सेक्सुअल लाइफ से भी कनेक्टेड होता है। मतलब उनके सेक्सुअल एसेसरी ऑर्गन्स है, उसमें एक तरह का ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि वो उनकी आवाज में एक बदलाव लेके आता है। मतलब जब वो बड़े हो रहे होते हैं, प्यूबर्टी की फेज से निकल रहे होते हैं, उस टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल एडम्स एप्पल का होता है। ठीक है, तो एडम्स एप्पल जो है उसके जस्ट पास में, इट कंसिस्ट ऑफ 2 लोब्स कनेक्टेड बाय अ थिन टिश्यू कॉल्ड इस्थमस। ठीक है, ये 2 लोब से कनेक्टेड होती है। एक थिन टिश्यू होता है, जो थिन टिश्यू है जिससे वो कनेक्टेड होती है, जिसको हम इस्थमस बोलते हैं। फॉलिकुलर सेल्स सराउंडेड अ सेंट्रल कैविटी एंड स्टोर हार्मोन्स एंड अदर सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय दी सेल्स। फॉलिकुलर सेल्स जो होते हैं वो सेंट्रल कैविटी, यानी इसका जो बीच वाला पार्ट है उसको कवर अप करके रखते हैं।
स्टोर हार्मोन्स, वहां पे हार्मोन्स स्टोर होते हैं और जो भी सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो वो सारी चीजें भी वहां पे स्टोर हो सकती हैं, तो उसको हम फॉलिकुलर सेल्स बोलेंगे। थायराइड फॉलिकुलर सेल्स जो होते हैं वो कि स्पेशली आयोडीन को ही एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं ब्लड से, ठीक है, एंड यूज इट टू प्रोड्यूस थायराइड फंक्शन, और उसके बाद वो यूज आता है। थायराइड फॉलिकुलर सेल्स क्या होगा, आयोडीन को एब्जॉर्ब करेगा प्लस वो थायराइड हार्मोन्स को प्रोड्यूस भी करेगा, ठीक है। तो दिस इज द वर्क ऑफ थायराइड फॉलिकुलर सेल्स। इसीलिए जब आयोडीन की कमी होती है तब जाके थायराइड प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है स्पेशली। सम एब्जॉर्ब आयोडीन इज स्टोर्ड इन प्रोटीन कॉल्ड एज थायरोग्लोबुलिन। कुछ एब्जॉर्ब आयरन जो कि प्रोटीन के साथ स्टोर्ड होता है, जिसको हम थायरोग्लोबुलिन बोलेंगे। प्रोटीन को हमेशा ग्लोबुलिन से प्रोनाउंस किया जाता है, सो दैट्स व्हाई, विच हेल्प सिंथेसाइज थायराइड हार्मोन, जो कि थायराइड हार्मोन को सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है। आउटर लेयर ऑफ ईच फॉलिकल सिक्रीट्स थायराइड हार्मोन्स एज नीडेड। आउटर लेयर जो होती है हर एक फॉलिकल की, वो थायराइड हार्मोन को रिलीज करती है जितनी जरूरत होती है, जितनी मात्रा में उनकी जरूरत है उतना। बिटवीन द फॉलिकुलर्स आर पैराफॉलिकुलर सेल्स विच प्रोड्यूस एंड सिक्रीट कैल्सिटोनिन हार्मोन, ठीक है, कैल्सिटोनिन हार्मोन को भी रिलीज करते हैं। अब हम थायराइड ग्लैंड के फंक्शंस की बात करेंगे। थायराइड ग्लैंड का क्या फंक्शंस हैं? सिंथेसिस थायराइड हार्मोन्स को सिक्रीट करना और सिंथेसाइज करना, बनाना। रिलीज देम इनटू ब्लड स्ट्रीम, ब्लड में उनको रिलीज करना, जो कि वो सेल्स से ट्रेवल होती हैं और उन अपनी अपनी एक्टिविटीज कर सकती हैं, ठीक है। यहां तक हो गया। अब ये है पैराथायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड हो गया, नाउ इट्स दी पैराथायराइड ग्लैंड। ये रहा स्ट्रक्चर पैराथायराइड ग्लैंड का। ये हमारा वॉइस बॉक्स है, ये हमारी थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड में छोटे छोटे ये जो पार्ट्स दिख रहे हैं आपको, दिस इज दी पैराथायराइड ग्लैंड, जो कि थायराइड ग्लैंड के जस्ट पीछे होती है। पैराथायराइड ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ टू पेयर्स ऑफ स्मॉल ओवल शेप ग्लैंड्स लोकेटेड एडजेसेंट टू द थायराइड ग्लैंड। मतलब जुड़ी हुई ओवल शेप की, लेकिन दो पेयर्स में होती है, एक इस साइड और एक इस साइड, ठीक है। Each gland is small and endocrine in nature, producing parathyroid hormone PTH, जो कि कैल्शियम फॉस्फेट के लेवल्स को एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स के अंदर जमा करता है, यानी रिलीज करवाता है। कैल्शियम और फॉस्फेट जो है जब वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में निकलेंगे तभी वो पूरी बॉडी में डिवाइड होंगे, तभी उनका काम, वो एक्टिविटीज अपनी कर पाएंगे, ठीक है। पैराथायराइड ग्लैंड प्लेज ए क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस, ensuring the proper functioning of various physiological processes in the body। पैराथायराइड ग्लैंड जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस क्या है मैंने बताया था आप लोगों को। एनीवन, व्हाट इज होम्योस्टेसिस? कोई बताएगा होम्योस्टेसिस? मैम ब्लड कॉम्पोजिशन के टाइम पे आपने बताया था ना ये होम्योस्टेसिस। नहीं, ओके। आप लोग सब पढ़ के आइएगा होम्योस्टेसिस, ठीक है। Ensuring the proper functioning of various physiological processes in the body, जो भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस होती हैं हमारी बॉडी में उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग में भी हेल्प करते हैं पैराथायराइड ग्लैंड्स और उनके हार्मोन्स। कैल्शियम होम्योस्टेसिस की बात करें, पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट फॉर, कैल्शियम होम्योस्टेसिस क्यों इंपॉर्टेंट है? मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाने के लिए, नर्व इम्पल्सेस ट्रांसमिट करने के लिए और ब्लड क्लॉटिंग के लिए। इन तीन चीजों के लिए सबसे ज्यादा कैल्शियम होम्योस्टेसिस का होना जरूरी है, क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे अगर कैल्शियम के लेवल्स अच्छे नहीं होंगे, प्रॉपर नहीं होंगे, बैलेंस नहीं होंगे, नर्व भी प्रॉपरली ट्रांसमिट नहीं हो पाएंगे, ब्लड क्लॉटिंग भी नहीं हो पाएगी। व्हेन द बॉडी डिटेक्ट्स अ कैल्शियम डेफिशिएंसी, जब हमारी बॉडी में कैल्शियम डेफिशिएंसी होती है, पैराथायराइड ग्लैंड जो है वो पैराथायराइड हार्मोन्स को रिलीज करता है, जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम में अलग अलग बॉडी पार्ट्स, यानी जो हमारे हाथ पैर हैं सब जगह डिस्टेंट पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, परफॉर्मिंग नेसेसरी एक्शंस टू रिस्टोर कैल्शियम बैलेंस, ठीक है। जो नेसेसरी एक्शंस है कैल्शियम को रिस्टोर करने के लिए वो हेल्प करना स्टार्ट कर देती है, यानी कैल्शियम डेफिशिएंसीज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल पैराथायराइड ग्लैंड्स का होगा। कैल्शियम लेवल अगर कम होता है
उस वजह से भी थायराइड फंक्शंस डिस्टर्ब हो जाते हैं, पैराथायराइड फंक्शंस भी उस टाइम पे काम नहीं करते, क्योंकि अल्टीमेटली पैराथायराइड थायराइड फंक्शंस साथ में मिलकर करके काम करते हैं, दैट्स व्हाई। नेक्स्ट ग्लैंड है हमारी एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड हमारी किडनी के ऊपर लोब पे चिपकी हुई होती है। दिस इज एड्रिनल, ये हमारी किडनी है, ये एड्रिनल ग्लैंड, ये दोनों किडनीज पे इसी तरह से शेप में होती है। ये कॉर्टेक्स मेडुला दो तरह के पार्ट्स हैं। एड्रिनल ग्लैंड जो होते हैं उनको हम सुप्रा रीनल ग्लैंड्स भी बोलते हैं, क्योंकि वो रीनल मतलब किडनी, किडनी के ऊपरी भाग में है, तो दैट्स व्हाई वी कॉल सुप्रा रीनल ग्लैंड एज वेल। दे आर अ स्मॉल triangular gland located on the top of each kidney. Each kidney has two adrenal glands. हर किडनी पे दो adrenal glands हैं। कैसे? Right adrenal gland is roughly pyramidal in shape. The left adrenal gland is crescent shape. Adrenal glands are generally yellow in color. Right gland जो होती है वो लेफ्ट वाली से छोटी होती है। साइज जो है अप्रोक्सीमेटली 5 to 3 सेंटीमीटर हो सकता है। 7 से 10 ग्राम तक उसका वेट हो सकता है, नॉर्मल मतलब दोनों का मिला के 7 से 10 ग्राम तक वेट हो सकता है एड्रिनल ग्लैंड्स का। फंक्शंस क्या है एड्रिनल ग्लैंड्स के? क्यों एड्रिनल ग्लैंड्स हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रहा है? एक तो मेटाबॉलिज्म करवाना, ठीक है, दूसरा इम्यून सिस्टम को हेल्दी रखना, तीसरा ब्लड प्रेशर मेंटेन करना, चौथा स्ट्रेस रिस्पॉन्सेस को हेल्प करना, और पांचवा है अदर एसेंशियल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। जो अदर फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हो रही है उसमें भी वो सपोर्ट करता है, ठीक है। स्ट्रक्चर की बात करें तो एड्रिनल ग्लैंड जो होती है वो दो पार्ट से मिलकर बनी है, एड्रिनल कॉर्टेक्स और मेड्यूला, जो मैंने आपको डायग्राम में भी बताया। ये है कॉर्टेक्स एंड ये है मेड्यूला, ठीक है। द आउटर रीजन जो लार्जेस्ट सबसे बड़ा पार्ट होता है, जो कि मेनली स्टेरॉइड हार्मोन्स को रिलीज करने में हेल्प करता है, उनको हम एड्रिनल कॉर्टेक्स बोलते हैं। मेडुला जो है वो अंदर का पार्ट होता है, जो कि कैटेकोलामाइंस यानी एड्रिनल हार्मोन को रिलीज करने में हेल्प करता है, ठीक है। ये दो उपाय, इतना सही है एड्रिनल ग्लैंड। पेंक्रियास, अब पेंक्रियास एक हमारा ऑर्गन भी है, साथ में एक हमारा ग्लैंड भी है। तो ये पूरा, ये हमारा गॉल ब्लैडर आ गया, कॉमन बाइल डक्ट आ गई, एसेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट, ड्यूडेनल पेपिला, पैंक्रियास तुमने ऊपर भी पढ़ा, लोबियस, ये रहा हमारा पैंक्रिया। तो ये पैंक्रियास हमारा एक तरह का ग्लैंड भी है, जिसमें तीन चीजें होती हैं, टेल, बॉडी एंड हेड। पैंक्रियास इज अ लॉन्ग थिन ऑर्गन अप्रोक्सीमेटली 6 इंचेस इन लेंथ। पतला है, थिन है, लंबा है लेकिन, और 6 इंचेस होता है लगभग लंबाई में। बिहाइंड द स्टमक इन द एब्डोमिनल कैविटी, वहां पे ये प्रेजेंट है, इसकी लोकेशन है। इट्स शेप इज सिग्मोइड। सिग्मोइड मतलब नीचे से ये ऐसा चौड़ा है और ऊपर से ऐसा पूरा लंबाई में जाता है, यानी लेंथ के हिसाब से जाता है। इस शेप को हम सिग्मोइड शेप बोलते हैं। एंड इज डिवाइडेड इनटू लोब्यूल्स विच आर सेपरेटेड बाय थिन फाइब्रस कैप्सूल्स, जो कि लोब्यूल्स में मतलब डिवाइडेड हो जाता है पार्ट्स में, छोटे छोटे लोब्यूल्स में, बाय थिन फाइब्रस कैप्सूल एंड डेलिकेट कनेक्टिव टिश्यूज सेप्टा। हेड ऑफ पैंक्रियास की अगर हम बात करें तो लोकेटेड ऑन द राइट साइड ऑफ द एब्डोमिनल, यानी जैसे ये है हेड ऑफ पैंक्रियास, ये राइट साइड ऑफ द एब्डोमिनल में एडजस्टेंट हो रहा है, ये लेफ्ट साइड जा रहा है, ये राइट साइड है। तो ये राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन से में होता है, कनेक्टेड टू द ड्यूडेनम वाया स्मॉल ट्यूब कॉल्ड पैंक्रियाटिक डक्ट, यानी ये ड्यूडेनम से कनेक्ट होता है, जिसको हम पैंक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं। ये हमारा ये जो छोटी सी ट्यूब आ रही है इसको हम पैंक्रियाटिक डक्ट बोलेंगे, जो कि पैंक्रियास के हेड को और ड्यूडेनम को आपस में कनेक्ट कर रहा है एक छोटे से पतले से ट्यूब से। तो वो है हमारा पैंक्रियाटिक डक्ट। दिस इज वेयर पार्शियली डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्टमक एंटर्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। इसी जगह से हमारा जो मतलब कुछ लगभग कुछ अमाउंट में जो डाइजेस्टेड फूड है वो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर होता है। पैंक्रियास रिलीज डाइजेस्टिव एंजाइम्स इनटू इट। पैंक्रिया डाइजेस्ट रिलीज भी करता है। टेल ऑफ पैंक्रियास की बात करें तो जो लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी में जा रही है, जैसे आपको दिख रही है लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी में जा रही है, तो द पैंक्रियास एक्सटेंड्स टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी एंडिंग नियर द स्प्लीन, ठीक है, जो कि लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी में होता है, जो कि स्प्लीन के पास जाकर के एंड होता है, क्योंकि स्प्लीन लेफ्ट साइड में होती है। पैंक्रियास प्लेज अ क्रूशियल रोल इन कन्वर्टिंग द फूड वी ईट इनटू फ्यूल फॉर द बॉडी सेल्स। पैंक्रियास जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किस चीज में? जो हमारी बॉडी को फ्यूल यानी एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं हमारी बॉडी सेल्स को, जो कि
कार्बोहाइड्रेट, उसी को सबसे पहले वो डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। रिलेशन ऑफ पैंक्रियाज विद सराउंडिंग ऑर्गन्स, स्टमक सेपरेटेड फ्रॉम द पैंक्रियाज बाय ओमेंटम, ये नॉर्मल है बट स्टिल थोड़ा सा है इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं पढ़ा रही हूँ। सेपरेटेड फ्रॉम द पैंक्रियाज बाय ओमेंटम, जो कि स्टमक को ओमेंटम के थ्रू पैंक्रियाज और स्टमक को सेपरेट करता है, जो कि इंटीरियर और पोस्टीरियरली मतलब आगे और ऊपर की तरफ प्रोड्यूस होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूडेनम को एसेसरी पैंक्रियाटिक ग्लैंड से हम अलग कर सकते हैं। लेफ्ट किडनी जो है द टेल ऑफ पैंक्रियास पासिंग ओवर द अपर पोल ऑफ द लेफ्ट, जो टेल है वो उसकी अपर पोल ऑफ द लेफ्ट किडनी पर टच होती है। स्प्लीन जो है वो भी उसके टेल के पास जाती है, जो हम लोगों ने देखा जहां पे स्प्लीन का हाइलम होता है, विच लाइज पोस्टीरियरली एंड लेटरल टू द पैंक्रियास कनेक्टिंग वाया लिगामेंट्स। कॉमन बाइल डक्ट्स की बात करें तो हेड ऑफ पैंक्रियास अराउंड द कॉमन बाइल डक्ट, जो कि पैंक्रियाटिक हेड ट्यूमर्स में या जॉन्डिस वगैरह होता है तो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, क्योंकि वो कनेक्टेड है। तो यूजुअली बाइल डक्ट्स में प्रॉब्लम आने की वजह से ही जॉन्डिस हो जाता है, या बाइल ज्यादा होने की वजह से बॉडी ब्लड स्ट्रीम में बाइल ज्यादा होने की वजह से हमें जॉन्डिस होता है, तो उसकी में भी उसका रोल प्ले होता है। सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी ये सब तो नॉर्मल है, स्प्लीनिक आर्टरी और ये सब। अब बात करेंगे हम हार्मोन्स की। पैंक्रियाटिक हार्मोन्स कौन कौन से हैं? पैंक्रियाटिक हार्मोन्स, सबसे पहले ग्लूकेगन। रिसेप्टर्स इन द पैंक्रियास कैन डिटेक्ट चेंजेस इन ब्लड शुगर लेवल्स, यानी जो हमारे रिसेप्टर्स होते हैं पैंक्रियाज में वो ब्लड शुगर लेवल्स में चेंजेस डिटेक्ट कर सकते हैं, यानी वो देख सकते हैं कि हमारे ब्लड शुगर लेवल्स में ब्लड शुगर अप एंड डाउन हुआ है क्या, सच एज ड्यूरिंग फास्टिंग और प्रोलॉन्ग एक्सरसाइज, या आप बहुत ज्यादा समय तक आप फास्टिंग कर रहे हो उस टाइम पे भी आपके ब्लड शुगर लेवल्स अप एंड डाउन होंगे, या एक्सरसाइज ज्यादा समय तक करने के टाइम पे भी हो सकते हैं। ठीक है। फंक्शनली द अल्फा सेल्स ऑफ पैंक्रियास जो कि ग्लूकेगन को सिक्रेट करते हैं, हमने ऑलरेडी पीछे पढ़ा हुआ है, विच हैज मल्टीपल इफेक्ट्स। क्या क्या हो सकते हैं? ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लूकोजिनोसिस, ग्लूकोनियोजिनेसिस एंड लाइपोलिसिस। 3 प्रोसेसेस ये करवाता है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस में क्या होता है? जब वो लिवर स्टिमुलेट होता है और वो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, लिवर स्टिमुलेट होता है और वो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, उसके बाद फिर वो ब्लड स्ट्रीम में रिलीज हो जाता है और बाकी सारे बॉडी सेल्स को मिल जाता है एनर्जी के फॉर्म में, फ्यूल के फॉर्म में, वो होता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। फिर आता है ग्लूकोनियोजेनेसिस, जो कि लिवर को एक्टिवेट करके अमाइनो एसिड्स को ब्लड से लेकर के उनको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, यानी अमाइनो एसिड्स मतलब प्रोटीन, उनको लेकर के वो ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। जब हमारी बॉडी में फास्टिंग स्ट्रेस होता है उस दिन हम कार्बोहाइड्रेट अगर नहीं लेंगे तो अमाइनो एसिड्स, फैट्स, यही सब चीजें हमें हेल्प करते हैं हमारी एनर्जीज को सस्टेन करने में। ठीक है, तो ये अल्टीमेटली उनका काम है। प्लस लाइपोलिसिस, लाइपोलिसिस की अगर हम बात करें तो स्टिमुलेट्स द ब्रेकडाउन ऑफ स्टोर्ड ट्राइग्लिसराइड्स, जो मैंने आप लोगों को बताया, जब हम फास्टिंग फेज में होते हैं अगर हमने कुछ नहीं खाया है तो अल्टीमेटली हमारा जो स्टोर्ड अमाउंट में फैट है, अमाइनो एसिड्स हैं, ट्राइग्लिसराइड्स हैं, ग्लिसरॉल से उन्हीं सब चीजों का ब्रेकडाउन होता है और हमारी बॉडी को एनर्जी मिलना स्टार्ट हो जाती है। सम ऑफ विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, अनदर फॉर्म ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस, उसको हम लाइपोलिसिस प्रोसेस बोलेंगे। अब एक इंसुलिन है, ग्लूकेगन के बाद इंसुलिन। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ इंसुलिन इज टू फैसिलिटेट ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन। ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा इंसुलिन। एक्सेप्शंस क्या है? आरबीसीज, ब्रेन, लिवर, किडनी, सेल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन डू नॉट रिक्वायर इंसुलिन टू एब्जॉर्ब ग्लूकोज, यानी इन सब चीजों को इंसुलिन नहीं चाहिए अपने किसी भी ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करने के लिए। ठीक है, वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब करते हैं। they don't know insulin for the to absorb glucose। ठीक है, प्राइमरी टारगेट क्या है? मोस्ट अदर बॉडी सेल्स स्पेशली स्केलेटल मसल्स एंड एडिपोस टिश्यूज डिपेंड ऑन इंसुलिन फॉर ग्लूकोज अपटेक। ठीक है, स्पेशली अगर हम देखें तो स्केलेटल मसल्स, एडिपोस टिश्यूज डिपेंड ऑन इंसुलिन फॉर ग्लूकोज इंटेक, यानी ये इनका स्केलेटल मसल्स और एडिपोस टिश्यूज का सबसे ज्यादा रोल होता है, जो कि पूरी तरह से इंसुलिन के ऊपर डिपेंडेंट है ग्लूकोज के सिक्रीशंस के लिए और अपटेक के लिए, यानी उनको चाहिए होता है। ठीक है, मैकेनिज्म कैसे होता है? इंसुलिन सिक्रेट होता है हमारे हार्मोन्स लाइक इंक्रेटिन्स फ्रॉम द गट, जो कि स्टिमुलेट होता है पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स से, जो कि रिलीज भी करता है और प्रोड्यूस भी करता है इंसुलिन। पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स से ही हमारे
जो इंसुलिन है वो प्रोड्यूस भी होता है और रिलीज भी होता है। आफ्टर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, राइजिंग ब्लड शुगर लेवल्स, जो कि वापस से इंसुलिन सिक्रीशन को स्टिमुलेट करते हैं जब उनको फिर से जरूरत होती है हमें। अब आता है सोमेटोस्टेटिन का प्रोसेस। सोमेटोस्टेटिन में क्या होता है, रिलीज्ड व्हेन लेवल्स ऑफ अदर पैंक्रियाटिक हार्मोन सच एज इंसुलिन एंड ग्लूकेगन becomes excessively high. Somatostatin is also a type of hormone जो कि पैंक्रियास से निकलता है। ये कब निकलता है, जबकि बाकी के जो लेवल्स हैं पैंक्रियाटिक हार्मोन के, जैसे कि इंसुलिन, ग्लूकेगन, जब वो एक्सेसिव अमाउंट में हो जाते हैं, एक्सेसिवली हाई हो जाते हैं, उस टाइम पे सोमेटोस्टेटिन निकलेगा, उनको कंट्रोल हेल्प्स मेंटेन ब्लड प्रेशर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। ठीक है, वैसे एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड सीक्रेटेड बाय इंटेस्टाइनल सेल्स से निकलता है। फंक्शंस क्या है, ये वाटर इलेक्ट्रोलाइट सिक्रीशन को और एब्जॉर्प्शन को रेगुलेट करता है, मतलब बढ़ावा देता है इन द इंटेस्टाइन बाय स्टिमुलेटिंग इंटेस्टाइनल सेल्स टू रिलीज वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स। कितने प्रकार के हमने हार्मोन्स पढ़े पैंक्रियाज में, ग्लूकेगन, इंसुलिन, सोमेटोस्टैटिन जो कि कंट्रोल करता है दोनों को, और वैसे एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड। सबसे इंपॉर्टेंट दो होते हैं और तीसरा पार्शियली इंपॉर्टेंट होता है। पहला ग्लूकेगन होता है, दूसरा इंसुलिन होता है, और तीसरा सोमेटोस्टेटिन जो कि उनके एक्सेसिव हाई रिलीज को रोकता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड एपिफाइसिस सेरेब्राई। पीनियल ग्लैंड जो है थैलेमस के पास में होता है, बिल्कुल ये हाइपोथैलेमस है, ये पीनियल ग्लैंड है, और ये थैलेमस आ गया, यानी थैलेमस के नीचे साइड में दिख सकता है। द पीनियल ग्लैंड इज अ स्मॉल पाइन कोन शेप्ड ग्लैंड, 8 mm लॉन्ग होती है। पाइन शेप कौन होती है, पाइन कॉर्न शेप्ड होती है, कनेक्टेड डायरेक्टली टू द ब्रेन एट द जंक्शन ऑफ कॉर्पस कोलेसम एंड थैलेमिक लॉब्स। ये पार्ट यहाँ पे हमारा होता है। ठीक है, फॉर्म इट बेस इट एक्सटेंड्स पोस्टीरियरली इन द ब्रेन, पीछे साइड से वो ब्रेन तक जाती है। ऑल्दो अ ग्लैंड, इट्स टिश्यू स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू नर्वस टिश्यूज। इसका जो टिश्यू होता है वो नर्वस टिश्यूज के सिमिलर होता है। कैसे, पिनियलोसाइट्स एंड एस्ट्रोसाइट्स, ये हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं। पिनियलोसाइट जो पीनियल ग्लैंड के अंदर हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, और एस्ट्रोसाइट जो होते हैं वो सपोर्टिंग सेल्स होते हैं, जो कि हमारे सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ग्लियल सेल्स के थ्रू सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं हर एक्टिविटीज में। ठीक है, पीनियल ग्लैंड से हार्मोन सिक्रीशन का सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक्टिविटीज में बहुत बड़ा रोल होता है। दैट्स व्हाई pia matter covers the gland and provides support through small blood vessels. Not important. Pinealocytes produce melatonin which regulates circadian rhythm. Pinealocyte जो होता है उसमें मेलेटोनिन, जो मैंने आप लोगों को ऊपर भी बताया कि ये रात में रिलीज होता है मेलेटोनिन, जिससे कि हमें नींद प्रॉपर आती है और हमारा एक सर्कैडियन रिदम बन जाता है। जैसे किसी किसी की आदत है, अगर वो 9:30-10 बजे सो जाता है, तो हर दिन उसको, जब उसका वो सर्कैडियन रिदम बन जाएगा, तो उसको उसी पर्टिकुलर टाइम पे नींद आती है, क्योंकि उसका मेलेटोनिन उस टाइम पे रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है कि नाउ यू नीड टू गो फॉर द स्लीप, क्योंकि अब आपकी सर्कैडियन रिदम स्टार्ट होने वाली है। किसी को सुबह 4 बजे उठने की आदत है, तो अल्टीमेटली बिना किसी अलार्म के वो उठेगा, क्योंकि उसका वो सर्कैडियन रिदम, बायोलॉजिकल क्लॉक उसका सेट हो चुका है। दैट्स व्हाई द ग्लैंड रिसीव्स, तो उसमें किसका इंपॉर्टेंस होता है, पीनियल ग्लैंड का, जो मेलेटोनिन रिलीज करती है। ग्लैंड रिसीव्स न्यूरोट्रांसमीटर सिग्नल्स, जो न्यूरोट्रांसमीटर सिग्नल जैसे कि गाबा, ऑरेक्सिन, सेरोटोनिन, हिस्टामिन, ऑक्सीटोसिन, न्यूरोएपिनेफ्रिन, जो कि नर्व फाइबर्स के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं, जो कि पीनियलोसाइड एक्टिविटी को बढ़ावा देते हैं, ताकि वो सिक्रीशन कर सके। पीनियलोसाइड जो होते हैं वो हार्मोन्स को सिक्रीट करवाते हैं। अब आता है थायमस ग्लैंड। ये थायराइड ग्लैंड है, इधर नीचे चेस्ट में स्टर्नम के टाइम पे दोनों लंग्स के बीच में थायमस ग्लैंड आता है हमारा। ठीक है, थायमस इज अ पिंक लोब्यूलेटेड लिम्फोइड ऑर्गन, जो कि मीडियास्टेनम और एंटीरियर थोरेसिक कैविटी सामने की तरफ होता है, इंपॉर्टेंट फॉर इम्यून सिस्टम डेवलपमेंट के लिए। आफ्टर प्यूबर्टी द थायमस ग्रेजुअली श्रिंक्स इन वॉल्यूशन। एक प्यूबर्टी आने के बाद वो मतलब थायमस जो है वो श्रिंक हो जाता है, मतलब उसका ज्यादा काम नहीं बचता, तो दैट्स व्हाई प्यूबर्टी के बाद उसका ज्यादा काम नहीं बचता है, बट वो बॉडी में रहता है, बट ये कि छोटा साइज हो जाता है। लोबुलर स्ट्रक्चर, कॉर्टेक्स, पेरिफेरल, रिच इन लिम्फोसाइट्स एंड सपोर्टिव एपिथेलियल सेल्स। इनका काम क्या है, इसका जो कॉर्टेक्स होता है वो पेरिफेरल, रिच इन लिम्फोसाइट, सपोर्टिव एपिथेलियल सेल्स को सपोर्ट करता है। मेडुला सेंट्रल होता है, मतलब बीच में, कंटेन फ्यूवर लिम्फोसाइट जानते हैं, आरबीसीज, उनको हेल्प करता है ये। और हेजारिस कॉर्पस्कुलर आर प्रेजेंट थ्रो देयर फंक्शन इज अनक्लियर, मतलब वही कि वो इस तरह से प्रेजेंट है कि उनका फंक्शन क्लियर नहीं होता। दैट्स व्हाई, क्योंकि आफ्टर प्यूबर्टी उनका इतना ज्यादा रोल है नहीं हमारे पास। लोकेशन की बात करें तो प्राइमरी इन सुपीरियर मेडिसिन, जो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दिया ऊपर। थायमस ग्लैंड के हार्मोन कौन कौन से हैं, थायमोसिन,
थायमोसिन की भी टाइप्स होते हैं। पहला है थायमोसिन का एक टाइप होता है जिसको हम प्रोथायमोसिन अल्फा बोलते हैं, पीटीएमए। प्रोथायमोसिन अल्फा या अल्फा थायमोसिन बोलते हैं, जो कि एक तरह का पॉलीपेप्टाइड है जो कि थायमस से निकलता है। दैट्स इट। इनके फंक्शंस क्या हैं अब हम देख लेते हैं, क्यों ये प्यूबर्टी के बाद किसी काम के नहीं होते। टी सेल डेवलपमेंट, थायमोसिन जो है वो टी लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स समझ गए आप, आरबीसीज, उनके टी लिम्फोसाइट्स को डेवलप करने में, स्टिमुलेट करने में हेल्प करते हैं ड्यूरिंग चाइल्डहुड। बचपन में लिम्फोसाइट जो होते हैं वो थायमस के थ्रू पास होते हैं, वेयर दे मेच्योर इनटू फंक्शनल टी सेल, जो कि बाद में वो मेच्योर होते जाते हैं ग्रोथ के टाइम पे। इम्यून वैसे तो नहीं चल पाएगा ना, ऐसे फिर पढ़ने का क्या फायदा, हम मेडिकल फील्ड में पढ़ रहे हैं ना। क्वेश्चन पूछो यस तब मैम। बोलते हैं, बीच में भी आप लोग कुछ नहीं बोलते हैं, मैं अकेले ही बोलती हूँ। मैम एक्चुअली ये जो थोड़े वर्ड्स है ना, वो इतनी जल्दी हम लोग कैच भी नहीं कर पा रहे हैं और उनको प्रोनाउंस भी नहीं कर पा रहे हैं सही से। इतना टफ नहीं है, नॉर्मल है। आप एक बार एक काम कीजिए, आप आज की क्लास को पूरा रिवाइज करना, जो भी डाउट्स होते हैं, जो भी चीजें हैं, वो कल की हम स्टार्टिंग के हाफ एन आवर में उसको कवर अप कर लेंगे। हम ठीक है थोड़ा मैम। आएंगे लेकिन एटलीस्ट समझ में आना चाहिए चीजें। लेकिन नेक्स्ट टाइम से एज अ रिक्वेस्ट आप लोग मान लीजिए, या एज एन ऑर्डर आप लोग मान लीजिए, अगर किसी को कहीं पे भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो वो उसी टाइम पर बोल सकता है। ओके मैम। ठीक है, ओके मैम। चलिए फिर कल सुबह मिलते हैं। आप लोग एक बार पूरा ये रिवाइज कर लीजिएगा, फिर हम लोग सेंसरी ऑर्गन स्टार्ट करेंगे। सेंसरी ऑर्गन आपको पता ही है, हमारे 5 सेंसरी ऑर्गन्स हैं। आगे तो लाइट दिखाना। सेंसरी ऑर्गन जो है वो हमारे 5 सेंसरी ऑर्गन्स हैं, विजन के लिए, स्मेल के लिए, सुनने के लिए, सब चीजों के लिए। मतलब हमारे सेंसरी ऑर्गन, स्किन भी होता है जो कि हमारा टच फील कर सकती है। तो वो सेंसरी ऑर्गन है और जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई वांट सभी लोग कल क्लास में प्रेजेंट रहें 10 to 12, प्लस जो भी डाउट्स होते हैं वो उसी टाइम पर ही क्लियर करेंगे। नोटेड मैम। और जो आपने होमोस्टेसिस पूछा था, वो वाला प्रोसेस है ना जो हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। अगर ठंड होता है
तो यस बॉडी अंदर गर्म करेगा उसको, उस लेवल में मेंटेन करेगा। और अगर सो मैम एक्चुअली आई गॉट कंफ्यूज, क्योंकि आपने जब आरबीसी और डब्ल्यूबीसी बताया था ना, इनके भी कुछ टर्म्स बताए थे अलग से, सो मैं थोड़ा वहां चली गई थी। ठीक है मैम, वो गॉट इट। डिफरेंट टर्म्स होते हैं, लेकिन होम्योस्टेसिस का मतलब होता है बॉडी में एक बैलेंस बना के रखना, यस एक मैम। इक्विलिब्रियम बना, बाहर के हम्म, टेम्परेचर और हमारी बॉडी के टेम्परेचर में। यस मैम। ठीक है, यस ओके। मैम। श्री कृष्णा, सभी को कल सुबह मिलते हैं। थोड़ा सा इस चीज को रिवाइज कर लेना, बाकी सारी चीजें मैं एक बार कल फिर से रिवाइज करवा दूंगी आप लोगों को, ठीक है? ठीक है मैम। मैम बस आप थोड़ा सा ना, मतलब वैसे ही देखिए, हमें ये सब चीजें जो आप पढ़ा रहे हैं ऐसा नहीं समझ नहीं आ रही, बिकॉज समझ नहीं आती तो हम आंसर नहीं कर पाते। बस थोड़ा सा मे बी आप हमें वैसे शरीर का एग्जाम्पल लेके समझा दीजिएगा। मतलब पढ़ तो द टर्म्स वी कैन लर्न, क्योंकि वो मुझे पता है वो एक दिन में वैसे लर्न भी नहीं होंगी, थोड़ा उनको समझ के ही क्रैम करके ही लर्न करना पड़ेगा। बट ये जो थाइमस ग्लैंड या जो आपने हमें जितने भी ग्लैंड्स पढ़ाए हैं ना, एड्रियल, पिट्यूटरी, ये हमें पता है ग्लैंड्स हैं, बट मे बी आप इनको सिर्फ एक हमें ओवरव्यू दे दीजिएगा। मतलब वर्ड बाय वर्ड नहीं पढ़ना है, बस ओवरव्यू, जिससे हम उसको ब्रेन में याद रख सकें, बस ठीक कुछ इस तरीके से। मतलब जैसे बच्चों को एक होता ना कि टीचर कुछ ऐसे नुक्से दे देती हैं समझाने की, और फिर वो दिमाग में बैठ जाती है बात, बस वैसे कुछ बता दीजिएगा हमें, सो दैट है। वी डोंट मिस इट। पढ़ हम लेंगे मैम उसको। ठीक है, ठीक है, ओके। ठीक है मैम। ओके जी, थैंक यू मैम। बाय मैम।